बच्चों बच्चों आज हम लोग हिंदी में संधि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। संधि का क्या अर्थ होता है, संधि की क्या परिभाषा होती है, इसके कितने भेद होते हैं का अध्ययन आज हम कर रहे हैं। जो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहा गया है कि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं, संहिता। जिस प्रकार अपने हाथ में देखें, एक हड्डी इधर से और एक हड्डी इधर से, ये दोनों जाकर के जहाँ पर मिलती हैं उसे कहते हैं संधि। ठीक है। तो परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं। या पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मेल से जो एक नया विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमालय में इसका संधि करेंगे छेद, तो होगा हिम प्लस आलय। इनके अंत में आवर्ण दूसरा शब्द है, उसके प्रारंभ में बड़ा। तो ये दोनों वर्णों को मिला करके जब एक हिमालय एक परिवर्तन होता है उसे संधि। बच्चों, संधि विच्छेद क्या होता है? दो शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने हिमालय लिखा, इसका संधि विच्छेद किया। ये दो वर्ण जो मिलकर के हिमालय बना हुआ था, दो शब्दों से, पहला शब्द हिम, दूसरा शब्द है आलय। तो इन दोनों शब्दों को मिला करके जो वर्ण बना वो हिमालय कहलाया। तो ये हिम प्लस आलय क्या कहा गया? संधि विच्छेद। ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि इसको कहते हैं अच संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, इसका दूसरा नाम है हल संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में अच क्या होता है? ये स्वर का ही दूसरा नाम अच होता है, यानी कि संधि में सभी वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अच का अर्थ होता है स्वर। बच्चों, यहाँ पर स्वर, वर्ण, व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले इनका हम संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था वर्ण क्या होता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जिसका कोई खंड नहीं होता है। स्वर क्या होता है? जब वर्ण को लिखने या उच्चारण करने में किन्हीं
अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इसे स्वर कहते हैं। या जब इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास जो बाहर की ओर बिना अवरोध के साथ निकलती है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन होता है कि जो वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, उनको उच्चारण करने में या लिखने में किन्हीं अन्य वर्णों की, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो एक अवरोध के साथ ध्वनि बाहर की ओर निकलती है। इसे कह दिया जाए ये का क्या है? व्यंजन है। ये स्वर से मिलकर के बना है। कौन सा स्वर है? आ। कि ये क और ई स्वर से मिलकर के बना है। अगर इसे उ कह दिया जाए, ये क और उ स्वर से मिलकर के बना। कहने का तात्पर्य जितने व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से मिलकर के बने। एक अब अगला अध्ययन करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा होती है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तो मिला करके जब एक परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि। इसे कह दिया जाए पुस्तकालय। पुस्तकालय ये पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक के अंत में आ वर्ण है, दूसरा शब्द है मेरे बड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहला शब्द है उसके अंत में स्वर है, दूसरा शब्द है उसके पहले भी स्वर है, तो क्या कहेंगे? स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि वो संधि होती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उसे हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। ठीक, अब इसे कह दिया जाए गांधी या जगदीश। इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश। एक ताके अंत में आवरण है, दूसरा इसमें बड़ी ई नहीं। इसके अंत में हलंत लगता है। हलंत लगने से उस वर्ण में जो स्वर होता है वो अलग हो जाता है। तो ता यानी पहले शब्द का जो वर्ण है वो ता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो ई है, यानी पहला व्यंजन है और दूसरा स्वर है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन, दो में से कोई एक से बाकी। ठीक है, कुछ भी
उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है जो विसर्ग का व्यंजन में और व्यंजन का विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे कह दिया जाए प्रायश्चित। प्रायश्चित इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्राय चित, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग हुआ और ये तो कहने का तात्पर्य है विसर्ग का व्यंजन में और व्यंजन का विसर्ग में जहाँ परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का अर्थ होता है इसमें ह वर्ण का उच्चारण होता है। विसर्ग में ह वर्ण की ध्वनि छिपी रहती है। ठीक, बच्चों ये तीनों संधियों का संक्षिप्त हमने परिभाषा बताई। इन संधियों में से जो पहला संधि है स्वर संधि, इनके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि और अयान संधि। इन संधियों का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जो भेद होता है स्वर संधि का, पहला है दीर्घ संधि, इसके बाद बड़ी प्लस री, बड़ी को मिला करके जब एक नया वर्ण दीर्घ बनता है। तो बच्चों स्वर संधि की परिभाषा होती है कि अ हास्य या दीर्घ, ई हास्य या दीर्घ, उ या हास्य या दीर्घ के बाद समान वर्ण हास्य या दीर्घ आए तो वो वर्ण दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकय सवर्ण दीर्घ, अकय सवर्ण दीर्घ एक परिभाषा है। इसी सूत्र से परिभाषा बन जाती है। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार होते हैं। जो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं उन 14 महेश्वर सूत्रों की सहायता से 42 प्रकार के प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो उन्हीं प्रत्याहारों में से अक एक प्रत्याहार है। ठीक है, तो अक में से अक प्रत्याहार में से आ, ई, उ और री, ये 4 बना। ठीक है, आ दीर्घ भी हो सकते हैं, ई
शवड़े यानी इसी का समान वर्ण। अगर आ है तो दूसरा आ होगा, बड़ा आ है तो दूसरा बड़ा आ होगा, ऊ है तो यहाँ दूसरा वर्ण ऊ होगा। दीर्घ यानी वर्ण जो है दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, इसे उदाहरण के रूप में हम लिखे विद्यालय, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, इस विद्या के अंत में बड़ा आ, दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में बड़ा आ को मिला करके विद्या, यहाँ पर बड़ा वर्ग दीर्घ हो जाता है। तो आ पहला वर्ण आ है, इसी का समान दूसरा वर्ण आ है, वो मिला करके वर्ण दीर्घ बना। यहाँ पर हमारा ये पहला वाला नियम इस बार में लागू होगा। अगर ऐसा आता है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, यदि पुस्तकालय कुछ भी हो, विद्यार्थी है तो ये दीर्घ संधि। अगला है कहिए जाए गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरीश प्लस ईश, गिरीश। गिरीश के अंत में ई वर्ण, इसके प्रारंभ में बड़ी ई को मिलाकर के बड़ी ई वर्ण बना, यानी ई दूसरा वर्ण है उसका समान ई को मिलाकर के वर्ण दीर्घ हुआ। यहाँ पर हमारा एक दूसरा वाला नियम यहाँ लागू होगा। ठीक है, गिरीश है या क्षितिश, क्षिति प्लस ईश, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। इसी में भी उसी प्रकार का नियम। ठीक है, ई पहला वर्ण ई, दूसरा भी ई और वर्ण दीर्घ, तो इसमें भी एक दूसरा वाला नियम लागू हुआ। अगला है, इसे कह दिया जाए भानुदय, भानुदय। इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। ठीक है, भानु के अंत में उ वर्ण है, दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में उ वर्ण है और इसमें बड़ा उ। ठीक है, उ पहला बड़ा उ, दूसरा उसका समान वर्ण उ। ये यहाँ पर एक तीसरा वाला नियम लागू होगा, उ और उ यानी ये वर्ण दीर्घ उ, ये तीसरा वाला नियम लागू होगा। लघुत्सव, वधुत्सव। ठीक है, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद आता है मात्रण, मात्रण का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मात्र प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण, मात्रण। ठीक है, मात्र के अंत में
री, और जो दूसरा शब्द है ऋण, उसके शुरू में री मात्रण यानी बड़ी री, री समान वर्ण री वर्ण दीर्घ। यहाँ पर ये चौथा वाला नियम लागू है, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। इसे कह दिया जाए पितृ, पितृ प्लस ऋण, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी अंत में री वर्ण, प्रारंभ में री वर्ण, और ये बड़ी। बच्चों कहने का तात्पर्य है दीर्घ संधि, पहले तो हमें ये अपने दिमाग में रखना है कि आ, ई, उ और री ये चार वर्ण है, इन्हीं का दूसरा वर्ण होगा समान वर्ण, और वो वर्ण बन जाएगा दीर्घ। जहां पर ये नियम लागू होगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि होगी। अगर ये हमको भूल जाता है तो इसका सूत्र की सहायता से इस नियम को जो है जान सकते हैं। आप में से ये चार वर्ण होते हैं, उसी का समान वर्ण होगा और ये वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा दीर्घ संधि, नाम ही इसका है दीर्घ संधि, दीर्घ बड़ा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा है गुण संधि। स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि, इसका सूत्र होता है आदि मूल, आदि मूल, ठीक। अब इसका हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इसका नियम होता है बड़ा अ प्लस ई बड़ी ई को मिला करके ए बड़ा अ उ बड़ा उ को मिला करके ओ, फिर वही समान वर्ण अ बड़ा अ प्लस कोई भी स्वर हर बड़ा अ प्लस कोई भी सुर अल, ठीक है। इसकी परिभाषा हुई कि अ और ई को मिला करके जब एक नया वर्ण ए बनता है या दूसरा ओ से ओ बनेगा, आपके बाद जो है कोई स्वर हो अर हो जाता है, और इसके बाद आ के बाद कोई स्वर हो तो वो अल हो जाता है, जिसे कहते हैं गुण संधि। गुण में चार वर्ण होते हैं, ए आए
इसके उदाहरण देखते हैं। इसे कह दिया जाए रमेश, इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, रमेश। रमा के अंत में बड़ा आ और दूसरा जो शब्द है ईश, इसके प्रारंभ में बड़ी ई को मिला करके यहाँ ए वर्ण आए। ठीक है, ओ ई और ए, ओ ई और ए, ये पहला वाला नियम लागू होगा। ठीक, इसके बाद जैसे महेश या सुरेश, सुरेश में सुर प्लस ईश, सुरेश का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सुर प्लस ईश। ठीक है, और बड़ी ई और ए, एक पहला वाला नियम लागू होगा। इसके बाद जैसे कह दिया जाए महोदय या महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा बच्चों? महा प्लस उत्सव, क्या होगा? महा प्लस उत्सव। ठीक, महा के अंत में बड़ा आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ और इसमें बना महोत्सव में ओ, आ उ और ओ, आ उ और ओ मिला करके जहां पर ये बने ये गुण संधि होता तो यहाँ पर दूसरा वाला नियम लागू होता। ठीक है, ठीक, अब इसे कह दिया जाए महोदय, महोदय का भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये नियम लागू होगा। क्या आएगा इसका संधि विच्छेद बच्चों? महा प्लस उदय, महोदय आ उ और ओ। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण है, इसे कह दिया जाए देवर्षि। कौन सा है? देवर्षि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ऋषि, क्या होगा? देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देव के अंत में छोटा आ, ऋषि के अंत में री, देवर्ष यानी अर्थ, अ री और अर, अ री और अर, ये तीसरा वाला नियम लागू। जिसे महर्षि कह दिया जाए उसका संधि विच्छेद भी होगा इसी प्रकार, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। एक हो जाएगा महर्षि, तो 12 अ और री अर। ठीक है, अगला उदाहरण ले इस नियम का, कह दीजिए मामल्य कार्य, मामल्य कार्य।
क्या होगा इसका संधि विच्छेद? मम प्लस लिका। मम के अंत में आवरण है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ली है, ममल हो जाता है अल। तो पहला दूसरा ली को मिलाकर के कौन सा वर्ण बना? अल। ये तीसरा वाला नियम लागू होगा, अ, ली और अल। इसी का दूसरा उदाहरण देखें, तावल्य कार्य। तावल्य कार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? ताव प्लस ली कार्य। ताव प्लस ली का तावल्य कार्य, ठीक है। और ली और अल, ये चौथा वाला लागू। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा होती है, इसको थोड़ा सा हमें याद रखना होगा कि आ और दूसरा वर्ण ई को मिलाकर के ए वर्ण बनेगा, और ऊ को मिलाकर के ओ, आ और री को अर, आ और री को मिलाकर के अल। जहां पर ये नियम लागू होगा तो तुरंत पहचान जाएंगे कि ये गुण संधि है, ठीक है। गुण का अर्थ होता है ए, ओ और अल। तो बच्चों, ये रहा गुण संधि। अब हम अगले टर्न में इसकी अगली संधि होगी स्वर संधि के भेद में, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।